बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज 17 जून है, बुध का दिन है और 2020 है। बहुत बड़ी खबर है और जिसका खतरा था वो सूरत हाल उस तरफ को अब जा रही है। लद्दाख में इंडिया और चीन के बीच में एक खूनी तसादम हुआ है पीर की रात को, और उसके नतीजे में जो पहली इत्तलात आई थी वो ये थी कि 3 भारतीय फौजी मारे गए थे, जिनमें एक कर्नल था और 2 सिपाही थे। और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो 20 से जायद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तला वहां से आ रही है। ये पहले तो आप ये देख लें कि ये जगह कौन सी है जहां पे ये तसादुम हुआ। ये एरिया है गालवान वैली का, जो दिफाई लिहाज से भारत के लिए और चीन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। चीन ने आज से तकरीबन 6 हफ्ता पहले मार्च करते हुए अपनी फोर्सेस को इस एरिया में लेकर आ गया था और इस एरिया पे कब्जा कर लिया था। दौलत बेग ओल्डी रोड के पास आकर चीन बैठा। उसने पैंगोंग लेक, ये पैंगोंग लेक वो है जहां पे, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आमिर खान ने जो आखिरी सीन फिल्माया था जहां पे वो जहाज उड़ा रहा था रिमोट कंट्रोल से, तो वो जो सीन है वो इस जगह पे पैंगोंग लेक पे फिल्माया गया था। बहुत खूबसूरत जगह है ये पैंगोंग लेक, और उसके साथ गालवान वैली, इस सारे एरिया में चाइना ने कंट्रोल कर लिया था। और जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जो चीजें यहां पे अप्रैल में मौजूद नहीं थी वो मई के आखिर तक यहां पे बहुत सारे कंक्रीट के बंकर्स चाइना ने बना दिए थे। इस इलाके से चाइनीज फौजियों को वापस भेजने के लिए भारत ने बहुत कोशिश की है। लोकल कमांडर्स के मुज़ाकरात हुए कई दफा, लेकिन चाइनीज फौजी पीछे नहीं गए वापस। फिर उसके बाद जो है वो कोर कमांडर लेवल की, यानी लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के ऊपर फ्लैग मीटिंग हुई, जो नॉर्मली कभी नहीं होती, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस हाई पैमाने की मीटिंग्स के बावजूद चाइनीज वहां से पीछे नहीं हटे। उसके बाद लगातार मीटिंग्स हो रही है, चाइना को हटाने की कोशिश की जा रही है। डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो इंडिया ने इस्तेमाल किए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन चीन वहां से हटने पर आमादा नहीं हो रहा। चीन का मुद्दा यह है कि इंडिया इस इलाके में कुछ ऐसी सड़कें बना रहा है, कुछ ऐसी शाहराहें बना रहा है जिनकी मौजूदगी में पूरे खित्ते का जो अमन है और जो सलामती है वो खतरे में पड़ जाएगी। इवन जो इंडिया के कुछ दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले बता दिया था कि यहां पे भारत 3,500 किलोमीटर लंबी 61 मुख्तलिफ सड़कें, शाहराहें या रोड्स जो है उनकी तामीर कर रहा है। और ये जो 61 सड़कें हैं ये इंतहाई दिफाई लिहाज से भारत के लिए मुस्तकबिल में अहम होंगी, और भारत इनको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के, चीन के, नेपाल के और भूटान के खिलाफ इवन वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस खित्ते में अगर भारत ये पूरा एक नेटवर्क बना लेता तो वो बहुत ज्यादा ताकत का तवाज़ुन खराब हो जाता। तो चीन ने भारत को मना किया। भारत जब मना नहीं हो रहा था मुतनाज़े इलाकों तक सड़कें लाने में, तो चीन ने आगे बढ़ के मौके का फायदा उठाया और इस सारे एरिया पे कंट्रोल कर दिया। अब ये जो एरिया है वो लगभग 60 मुरब्बा किलोमीटर का है, जो इस वक्त पहले इंडिया के कंट्रोल में था, अब वो चाइना के कंट्रोल में है। पहले वहां पे इंडियन फौज गश्त करती थी, अब वहां पे चाइना की फौज जो है वो गश्त करती है। कल रात को, यानी जुमेरात, पीर की रात को, सोमवार की रात को, माजरत के साथ, सोमवार की रात को कोशिश की इंडिया ने अपने इलाके वापस लेने के लिए, और उन्होंने एक बड़ा भरपूर हमला प्लान किया था। और उसमें उनको पहले वार्न किया चाइना ने, और उसके बाद वहां पे एक तसादुम हो गया। वो तसादुम इतना खूनरेज हुआ कि 20 से ज्यादा इंडियन फौजी जो हैं वो हलाक हो गए। सोमवार की रात को, सोमवार और मंगल की जो दरमियानी रात है, उस रात को 20 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। अब दोनों साइडें क्या कह रही हैं, मैं पहले इंडियन साइड की स्टोरी आपके सामने रख देता हूं। एक तो भारतीय फौज के जो तर्जुमान आए, उन्होंने जब आकर पहले बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 लोग जो है वो इस वाकये में मारे गए और डिसएंगेजमेंट हो रही है। वहां पे कुछ सहाफियों ने सवाल किए कि चाइना ने कंट्रोल कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो सहाफियों ने पूछा कि चाइना पसपा हो रहा है या रिट्रीट हो रही है उसकी, वो हार के वापस जा रहा है, तो उसको भी उन्होंने कहा जी मैं इसको रिट्रीट नहीं कह सकता, मैं इसको पसपाई नहीं कह सकता, इसके लिए हम डिसएंगेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि अपनी पोजीशन पे वापस जा रहे हैं। इस किस्म का मोहतात रवैया था भारतीय फौजी तर्जुमान का, जो बड़ा कमजोर रवैया महसूस हुआ। और जो फौज को समझते हैं या दिफाई मामला को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, अगर आप उनको वो क्लिप दिखाएं तो वो समझ जाएंगे कि एक हारे हुए फौजी का वो मुकालबा था जो उन्होंने मीडिया के साथ किया।
अब भारतीय बड़ी फौज के सरबराह पहले ही कह चुके हैं कि फौजें डिसंगेज हो रही हैं गालवान वैली के इलाके से, लेकिन कल रात को एक एडवेंचर करने की भारत ने कोशिश की। अब भारतीय मौके पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि भारत क्या कह रहा है। भारत ने पहले 3 लोगों का बताया, फिर उन्होंने बताया कि हमारे 17 लोग जो शदीद जख्मी थे वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी मारे गए हैं, और अब जो हलाकते हैं वो 20 से ज्यादा हैं। साथ ही साथ भारत ये भी कह रहा है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस हिस्से में ये लड़ाई हुई है जो इंडिया की तरफ है, यानी गालवान वैली की तरफ है। ये चाइना के कंट्रोल में नहीं था, ये इंडिया के कंट्रोल में था। लड़ाई इंडियन टेरिटरी में हुई है, एक तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कंफर्म किया कि ये गालवान वैली और पेंगोंग लेक के सराउंडिंग का एरिया है। एक उन्होंने और जो चीज कंफर्म की वो ये कि गैर मुसद्दका उन्होंने इतला दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 43 चाइनीज फौजी भी मारे और जख्मी हो गए हैं, मारे गए हैं और जख्मी हो गए हैं, और उनकी तादाद जो है वो 43 है, 43। अब ये जो 43 चाइनीज फौजियों के बारे में इतना कंफर्म कह रहे हैं, अपने फौजियों की कैजुअलिटीज का इनको अभी तक नहीं पता। वो 20 से जायद कह रहे हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, लेकिन चाइना के बारे में बड़ा कंफर्म उन्होंने 43 का एक फिगर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये फिगर कहां से आया होगा, और ये फिगर सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। चीन क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन ने इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं कहा, और चीन को कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो करना था वहां पे अपनी बालादस्ती उन्होंने साबित की है दुनिया के सबसे बुलंद महाज के ऊपर। चाइना ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि कोई चाइनीज फौजी इस सारे वाकये में हलाक हुआ है, लेकिन जो जाओ लीजियान है उनके खारजा के ऑफिसर, उनका जो स्टेटमेंट आया वजारत खारजा का चाइना की, वो ये कह रहे हैं कि पीर की शब को 2 मरतबा भारतीय फौजियों ने खिलाफ वर्जी की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। उनको रोका गया लेकिन वो नहीं रुके, और उसके बाद एक खून रेज तसादुम दोनों फौजियों के बीच में हुआ, और उसके नतीजे में वहां पे सीरियस एक सिचुएशन पैदा हुई है। अब यहां पे गुज़िश्ता 45 सालों से गोली नहीं चली। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि 45 साल हो गए हैं 1975 से लेके अब तक इस पूरे लद्दाख के रीजन में चाइना और इंडिया के बीच में कोई फायर नहीं हुआ, बुलेट फायर नहीं हुई, गोली नहीं चली। तो ये इतने सारे लोगों की जो हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं, इंडिया के बकौल चाइना की हलाकतें भी हुई हैं, जबकि चाइना इसको कंफर्म नहीं कर रहा, जबकि चाइना के बकौल इंडिया की हलाकतें हुई हैं, और इंडिया इसको कंफर्म कर रहा है कि 20 से ज्यादा तो उन्होंने मान लिया है कि हमारे लोग मारे गए हैं। अब इतने सारे लोग क्या डंडों से और पत्थरों से मारे गए हैं? तो मेरा कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई, जनरल अमजद शुएब साहब से भी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा लगता नहीं कि गोली चलाए बगैर या रवायती डंडों और पत्थरों के साथ इतनी बड़ी तादाद में फौजी मारे जाए। फौजी नॉर्मली मजबूत लोग होते हैं और उनको अपने दिफा की तरबियत भी होती है, बड़े मुश्किल हालात भी हों तो वो जख्मी हो जाते हैं, जान बचाने का उनको गुर आता है, लेकिन इतने सारे लोगों का गोली चले बगैर मर जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वहां से अभी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स नहीं आ रही। जो इंडियन मीडिया कह रहा है या जो चाइना की तरफ से खबरें आ रही हैं उनमें गोली चलने की तस्दीक फिलहाल उन्होंने नहीं की, लेकिन फौजी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि गोली चलाए बगैर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कत्ल हो जाना, मर जाना वो मुमकिन नहीं लगता। एक और चीज भी एक डिफेंस एनालिस्ट ने मुझे कही, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वहां डंडे और पत्थर इस्तेमाल ना हुए हों और ना वहां पे गोली चली हो, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक कोई और हथियार जो हैं वो फौजों की तरफ से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी यह मुमकिन है कि वहां पे तेजधार हथियार या कुछ इस किस्म के हथियार जो जानलेवा हों उनको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हुई हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं और हलाक भी हुए हैं। अब ये एक तरफ मौकिफ है इंडिया का जो मैंने आपको बता दिया, दूसरी तरफ मौकिफ है चाइना का, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मामला है क्या लद्दाख का, और इस वक्त ये सिचुएशन इतनी टेंस क्यों हो रही है? लद्दाख के अपने लोग क्या सोचते हैं? अगर आप लद्दाख के लोगों को सुनने की कोशिश करें, सोशल मीडिया पे आप ढूंढें या कहीं से आप लद्दाख के दिल की बात आप सुनना चाहें और आप फाइंड आउट करें कि लद्दाख के लोग क्या कहते हैं, तो उनके जो मैसेजेस हैं वो बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि भारत ने जब नया कानून बनाया था तो भारतीयों के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो लद्दाख में आए और आके जो मर्जी खरीदें, यहाँ पे जमीनें खरीदें, यहाँ पे जायदादें बनाएं, यहाँ पे आके अपनी आबादियां जो है उनको कायम करें, जो चाहें वो लद्दाख की जमीन के साथ और वो खूबसूरत तरीन इलाकों के साथ वो चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके ऊपर उनको बड़े तहफ्फुज़ात हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर
इस एरिया को इस तरह से इंडिया खोल देता है और बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स हमारे इलाकों की तरफ आ रहे हैं, और ये जो सड़कें बना बना के उनकी फौज उनको यहां तक लेकर आ रही है, तो इस इलाके का पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। होगा क्या कि लद्दाख का रहने वाला एक आदमी जो है वो 8 से 10 लीटर पानी के अंदर सारा दिन गुजारा कर देता है, लेकिन जो शहरों से लोग जाके वहां बसेंगे उनको उस एरिया में कम से कम 100 से 150 लीटर पानी एक आदमी को चाहिए होता है। अगर नए किस्म के लोग वहां जाके आबाद होंगे तो वहां के वसाइल बुरी तरह लूटे जाएंगे। वहां पानी की वैसे ही किल्लत है, ग्लेशियर्स पहले पिघल रहे हैं और सफाई सुथराई का इंतजाम एक लंबे अरसे से वहां पे उनका अपना एक बनाया हुआ कायम है। लेकिन अगर इंडियंस बहुत बड़ी मिकदार में वहां चले जाते हैं, हिंदुओं को वहां पे बसाने की कोशिश करते हैं जैसे वो कश्मीर में कर रहे हैं, तो उस इलाके की पूरी डेमोग्राफी जो है वो तब्दील हो जाएगी। वहां के लोगों का पूरा निजाम तब्दील हो जाएगा और वहां के वसाइल जो है उनको लूटने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहां बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं जिन पे इस वक्त भारतीय इन्वेस्टर्स की नजर है, और चाइना जो है वो इस सारी सिचुएशन को समझता है। वहां का ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है और कुदरती वसाइल वहां के तबाह हो रहे हैं। अगर नीचे से शहरों से बहुत बड़ी तादाद में लोग ऊपर जाके बस जाते हैं तो फ्यूचर में होगा क्या? फ्यूचर में ये इलाके इनका कुदरती हुस्न भी तबाह हो जाएगा, वहां के जो लोकल्स हैं उनकी आबादियां भी इफेक्ट हो जाएंगी और वहां के वसाइल जो हैं वो बड़े पैमाने पर लूटे जाएंगे और उस इलाके का पूरा एक स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा जो वहां के लोग नहीं चाहते। तो इसीलिए जो है वो बड़ा सीरियस ले रहा है चाइना भी इस मामले को और इंडिया भी इस मामले को। मैं आने वाले एक एपिसोड में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वहां के कुदरती वसाइल और वो कौन सी मादनियात हैं जिनको इंडिया और इंडिया के इन्वेस्टर्स वहां से निकालना चाहते हैं और लोकल लोगों का हक मारना चाहते हैं। ये मामला इंतहाई संजीदा था और कल से ही भारत को यह पता चल गया था कि उनके बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं। चाइना में ऐसी कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ, इन दोनों ने तमाम आला फौजी क्यादत के साथ हंगामी मुलाकातें की हैं और उनके साथ बड़ी सीरियस एक डिस्कशन हुई है कि बड़े पैमाने पर जो हलाकतें हुई हैं वहां रूफ ऑफ द वर्ल्ड में, जहां पे एक लड़ाई की कैफियत है चीन और इंडिया के बीच में, अब इस मामले को किस तरीके से मैनेज किया जाए। इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था कि लद्दाख और सिक्किम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इत्तफाकन हो रहा है और उसका आपस में कोई रब्त नहीं है और यहां पे कोई जंग की कैफियत नहीं है। फिर वो ये भी कहते रहे हैं कि चाइना अपने एरिया में ही खड़ा है, इंडिया में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि हलाकतें भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई हैं और इंडिया के लिए सिचुएशन को छुपाना मुमकिन नहीं रहा, तो इंडिया को अब मानना पड़ेगा कि चीन ने ना सिर्फ उनके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, बल्कि इंडिया ने वो इलाका वापस लेने के लिए जब कल रात को मंडे की रात को जब कोशिश की, मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात को, पीर और मंगल की दरमियानी रात को जब इंडिया ने कोशिश की तो चाइना ने बड़ा भरपूर जवाब देकर उस खित्ते में अपनी बालादस्ती जो है उसको एक मरतबा दोबारा साबित कर दिया है। अब इंडिया के पास जो है वो टाइम भी बहुत कम रह गया है। इस एक टेक्निकल चीज को समझिए कि इंडिया ने कल रात को, जो पीर की रात को इंडिया ने हमला किया, वो हमला करने के पीछे मकसद क्या था, या अपनी जमीन वापस लेने के लिए इंडिया को इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना पड़ा जब चाइना नहीं मान रहा था, तो मुज़ाकरात की बजाय इंडिया ने ताकत का रास्ता क्यों इख्तियार किया, इसको आप समझिए। इंडिया के पास वक्त बहुत कम रह गया है। मैं यहां पे सियाचिन के पहाड़ों तक गया हूं तो मुझे पता है कि ये जो सीजन है जो इस वक्त चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, इसको डंपिंग सीजन कहते हैं। इन 3 महीनों में यहां से बहुत ज्यादा गोश्त और अनाज, इवन माचिस तक और लकड़ी और बहुत सारा ऐसा सामान, केरोसिन ऑयल और बहुत सारी वो चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, जहां पे भारत और पाकिस्तान आमने सामने है, सियाचिन के महाज पे या कारगिल के महाज पे, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है खुराक की, असलहे की और जिंदा रहने के लिए बुनियादी चीजों की। वो सारी चीजों की डंपिंग इन महीनों में होती है। कुछ खच्चरों के जरिए से होती है, गधों के जरिए से होती है, कुछ गाड़ियों के जरिए से होती है, कुछ दूर तक। उसके बाद जो पैदल जाने वाले पोर्टर्स हैं वो लेकर जाते हैं सामान। तो ये सामान पाकिस्तान भी डंप कर रहा होता है इन महीनों में और इंडिया भी डंपिंग कर रहा होता है। इंडिया का वो डंपिंग का प्रोसेस रुक गया है। चीन जब आगे बढ़ा है तो उसने उन शाहराहों को ब्लॉक कर दिया है, उन रस्तों को बंद कर दिया है जहां से इंडिया इस सामान को डंप करता है सर्दियों के लिए। अब अगर इंडियन फौज वो डंपिंग नहीं कर पाती,
या उस सामान को जखीरा नहीं कर पाती सर्दियों के लिए, तो इन सर्दियों में उनकी फौज के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो पाकिस्तानी फौज का मुकाबला या सामना कर सकें। इवन उनको बहुत सारी एरियाज जो हैं वो खाली करने पड़ सकते हैं और पाकिस्तानी फौज को बगैर लड़े एक कामयाबी मिल सकती है। तो और अगर इंडिया दूसरे तरीके से इस सप्लाई को लेकर जाता है, यानी एयरलिफ्ट करता है, तो उसके अखराजात इतने बढ़ जाएंगे, जो अखराजात इस वक्त इंडिया कोरोना से निपटता हुआ और इंतहाई बुरी मईशत के साथ इस वक्त वो खतरात या वो इतने बड़े अखराजात इंडिया नहीं उठा सकता। तो इंडिया टेक्निकली बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। उसको हर हाल में चीन को यहां से पीछे धकेल के अपनी वो डंपिंग स्टार्ट कर दी है, या अपना वो जखीरा खुराक का वहां पहुंचाना है और चीजों का वहां पहुंचाना है, जहां उनके फौजियों को सर्दियां गुजारनी पड़ेगी और जहां पे एक नई फौजियों की कुमक भी वो हर साल भेजते हैं। तो उनकी जो कुमक की रसद है उसको नाकारा बना दिया है चीन ने, जो इंडिया की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने ये रिस्क लिया है पीर की रात को, लेकिन उसमें चाइनीज फौजियों ने अपनी बालादस्ती साबित की और इंडिया को एक दफा फिर वहां पे शिकस्त हुई है। इंडिया के लिए सिचुएशन इंतहाई खराब है। पाकिस्तान इस सिचुएशन से क्या और कैसे फायदा उठा सकता है, तो ये तो साफ है कि अगर ये सिचुएशन मजीद एस्केलेट करती है, ये लड़ाई बढ़ती है, तो फिर कश्मीर और कश्मीरियों को भी अपना हक लेने के लिए फौरी तौर पे खड़ा होना होगा, क्योंकि ऐसे मौके दोबारा नहीं आते। अपना ख्याल रखिएगा। ये जो सिचुएशन थी अब तक की मैंने आपके सामने पहुंचाई। इंडियन फौजियों की हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा है, वो 20 से ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं या अगर आप मालूम करें चाइनीज सोर्सेज से, तो वो बताते हैं कि दर्जनों में उनके फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं और बहुत सारे फौजी इस वक्त चाइना के कब्जे में हैं। इंडियन फौज का एक ऑफिसर और कुछ फौजी इस वक्त चाइना के कब्जे में भी हैं, वो उनको गिरफ्तार करके पीछे ले जा चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज।